हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 1। वो लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में मिस्टर और मिसेस डर्सली रहते थे और वो बड़े गर्व से कहते थे, हम तो बिल्कुल सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका किसी अजीब या रहस्यमयी चीज से कोई वास्ता हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की बातों से चिढ़ थी। मिस्टर डर्सली एक ड्रिल बनाने वाली कंपनी ग्रनिंग्स के डायरेक्टर थे। मोटे तगड़े इंसान, गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, लेकिन मूछें, वाह, बड़ी और गजब की। और मिसेस डर्सली दुबली पतली सुनहरे बालों वाली। उनकी गर्दन इतनी लंबी थी कि बगीचे की मुंडेर के पार झांकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। कह सकते हैं पड़ोस की जासूसी उनका फुल टाइम शौक था। उनका एक बेटा था, डडली, और उन्हें पूरा यकीन था कि डडली जैसा बच्चा इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। अब बाहर से देखे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक रहस्य भी था उनकी जिंदगी में, और उसी रहस्य से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था। डर इस बात का कि कहीं किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता ना चल जाए। दरअसल मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, लेकिन मिसेस डर्सली तो जैसे भूल ही चुकी थी कि उनकी कोई बहन भी है। वो किसी को बताती भी नहीं थी, क्योंकि पॉटर दंपत्ति उनसे इतने अलग थे जितना कोई हो सकता है। और उनका रहन सहन बिल्कुल बेतुका। सोचिए, अगर वो उनकी गली में आ गए तो पड़ोसी क्या कहेंगे। उन्हें यह भी पता था कि पॉटर दंपत्ति का एक छोटा बेटा भी है, लेकिन उन्होंने उसे कभी देखा नहीं। और यही बात सबसे बड़ी वजह थी कि वो उनसे दूर रहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका प्यारा डडली उस तरह के बच्चे से मिले जुले। वो मंगलवार की सुबह कुछ अलग तो नहीं लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर और मंगलवार होती है, थोड़ी बोझिल, थोड़ी सुस्त। लेकिन मिस्टर और मिसेस डर्सली को क्या पता था कि आज से एक बहुत अजीब कहानी शुरू होने जा रही है। जब उन्होंने सोकर आंखें खोलीं, आसमान बादलों से ढका हुआ था। कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कोई नहीं सोच सकता था कि जल्द ही पूरे देश में कुछ ऐसा होने वाला है जो ना तो सामान्य होगा, न समझने लायक। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने की तैयारी शुरू की, गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली। और उधर मिसेस डर्सली, वो चहक रही थीं। बातों का सिलसिला जारी था, और साथ साथ अपने प्यारे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने की जद्दोजहद भी चल रही थी। एक तरह से कुश्ती ही कह लो। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। किसी ने भी नहीं। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी के गाल पर हल्की सी थपकी दी और डडली को चूमने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि डडली झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर दे मारा था। शैतान कहीं का, मिस्टर डर्सली ने हंसते हुए कहा, और घर से निकल पड़े। 4 नंबर वाले पोर्च से बाहर सड़क के मोड़ पर पहुंचे ही थे मिस्टर डर्सली कि उन्होंने देखा एक बिल्ली। पर यह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, वो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को डर्सली समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने सिर झटका और फिर दोबारा देखा। अब वहां एक भूरी बिल्ली खड़ी थी प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर, लेकिन नक्शा कहीं नहीं था। ये क्या बेवकूफी है, उन्होंने खुद से कहा। शायद आंखों को धोखा हुआ हो रोशनी की वजह से। उन्होंने आंखें झपकाईं और उस बिल्ली को घूरने लगे, और बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। मिस्टर डर्सली थोड़ा झेंप गए। कार घुमाकर जैसे ही मोड़ पार किया तो शीशे में देखा, बिल्ली अब भी वहीं थी, और इस बार वो साइन बोर्ड देख रही थी जिस पर लिखा था प्रिविट ड्राइव। नहीं नहीं, बिल्ली बस साइन बोर्ड को देख रही है। बिल्लियां ना नक्शा देख सकती हैं, ना साइन बोर्ड पढ़ सकती हैं। उन्होंने कंधे उचकाए और सोचा, बिल्कुल बेकार ख्याल है।
कार में बैठते ही उनका दिमाग अब सिर्फ एक ही चीज में था, ड्रिल का वो बड़ा ऑर्डर जिसकी उन्हें आज उम्मीद थी। पर जैसे जैसे मिस्टर डर्सली शहर के करीब पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का ख्याल झटके से बाहर फेंक दिया। हर सुबह की तरह आज भी वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ बहुत अलग। सड़क के किनारे फुटपाथ पर हर तरफ लोग दिख रहे थे, अजीब व गरीब कपड़ों में, चोगे पहने लोग, रंग बिरंगे कपड़े। मिस्टर डर्सली को वैसे भी इस तरह के लोगों से सख्त नफरत थी। उन्होंने मन ही मन बड़बड़ाया, आजकल के लड़के लड़कियां कुछ भी पहन लेते हैं, पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ी वाला नया फैशन है ये। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबले की तरह थप थप किया और तभी उनकी निगाह एक झुंड पर पड़ी। कुछ लोग वहां खड़े रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनमें से दो तो जवान भी नहीं थे। अरे, उन्होंने मन में कहा, इस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा लगती है और गहरा हरा चोगा पहने खड़ा है, इसे शर्म नहीं आती क्या? जरूर कोई पागलपन भरा काम होगा ये सब, शायद चंदा वंदा इकट्ठा कर रहे होंगे किसी बेतुकी चीज के लिए। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर से चल पड़ा और कुछ ही मिनटों में मिस्टर डर्सली कंपनी की पार्किंग में थे और उनका दिमाग अब फिर से ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर में उलझ चुका था। मिस्टर डर्सली हर दिन की तरह अपने ऑफिस की 9वीं मंजिल पर बैठे थे और हमेशा की तरह खिड़की की तरफ पीठ करके। अगर वो खिड़की की तरफ होते तो शायद उस दिन ड्रिल पर ध्यान लगाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि भरी दोपहर में तेजी से उड़ते हुए उल्लू पूरे आसमान में मंडरा रहे थे। लेकिन मिस्टर डर्सली, उन्हें कुछ नहीं दिखा। उनका ध्यान ड्रिल पर था, पर नीचे सड़क पर खड़े लोग हैरान थे। एक के बाद एक उल्लू उड़ते चले जा रहे थे। लोग उंगलियां उठाकर आसमान की ओर इशारा कर रहे थे, मुंह खुले के खुले रह गए थे। असल में बहुत से लोगों ने तो जिंदगी में कभी उल्लू देखे ही नहीं थे, वो भी दिन के उजाले में। लेकिन मिस्टर डर्सली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई ज़रूरी टेलीफोन किए और हर कॉल पर चीखना चिल्लाना भी जारी रहा। लंच टाइम तक मूड शानदार था और उन्होंने सोचा, चलो ज़रा पैर सीधा करें, सड़क पार सामने वाली बेकरी से कुछ ले आते हैं, एक स्वीट ब्रेड खुद के लिए। अब तक मिस्टर डर्सली उन अजीबोगरीब चोगा पहनने वालों को पूरी तरह भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही वो बेकरी के पास पहुंचे, एक बार फिर वही लोग उनके सामने आ गए। मिस्टर डर्सली ने उन्हें गुस्से से देखा, मुंह कसकर बंद कर लिया। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। ये लोग अब भी रोमांचित थे, धीरे धीरे कानाफूसी कर रहे थे, मगर उनके हाथ में कोई चंदा मांगने वाला डिब्बा नहीं था। वापस लौटते वक्त मिस्टर डर्सली की थैली में एक बड़ी सी स्वीट ब्रेड थी और जैसे ही वो फिर से उन लोगों के पास से गुजरे तो उनके कान में कुछ चुपते से शब्द पड़े। पॉटर परिवार? हाँ, सही सुना है मैंने। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्सली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। एक पल को वो जड़ हो गए। डर के मारे उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने उन लोगों की तरफ देखा जैसे कुछ पूछना चाहते हों, लेकिन फिर उन्होंने यही बेहतर समझा कि चुपचाप आगे बढ़ जाए। जैसे ही वो लोगों की बातों से उबरे, मिस्टर डर्सली ने सड़क के पार दौड़ लगा दी। धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे, दरवाजा धक्का देकर खोला। सेक्रेटरी कुछ कहने ही वाली थी, पर उन्होंने झल्लाकर फटकारा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उन्होंने झपट कर फोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर ही लिया था कि तभी उनकी उंगली रुक गई। उन्होंने रिसीवर धीरे से वापस रख दिया। थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सोच में डूब गए। नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी है। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वही पॉटर हो। और वो लड़का, क्या पता हैरी ही हो सकता है हार्वे हो या हैरल्ड। उन्होंने उसे कभी देखा भी तो नहीं था,
और मिसेस डर्सली को चिंता में डालने से क्या फ़ायदा? उसे अपनी बहन का नाम भी बर्दाश्त नहीं होता। और इसमें उसकी क्या गलती है, अगर उसकी बहन ही ऐसी हो तो? लेकिन फिर भी चोगा पहने लोग हर जगह, कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। उस दोपहर मिस्टर डर्सली के लिए ड्रिल पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया, और जब शाम के 5 बजे वो ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ा कर बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक ठिगना सा बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर लगभग गिर ही गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डर्सली का ध्यान इस ओर गया कि उस आदमी ने बैंगनी रंग का चोगा पहन रखा था। टकराने और गिरते गिरते बचने के बावजूद वह बूढ़ा कतई नाराज नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक चौड़ी खिली हुई मुस्कान थी। कोई बात नहीं, आज तो मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। खुशियां मनाओ, तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतनी खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए। उसकी कांपती चिंचियाती आवाज इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग घूर कर उसे देखने लगे, और मिस्टर डर्सली के कानों में तुम जानते हो कौन ये शब्द धीरे धीरे गूंजने लगे। और फिर उसे बूढ़े ने अचानक मिस्टर डर्सली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगा लिया, और फिर वहां से चला भी गया। मिस्टर डर्सली वहीं एक पेड़ की तरह जड़ हो गए। एक अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलू कहा था, चाहे उसका जो भी मतलब हो। मगलू मगलू। उनके दिमाग के सारे पुर्जे हिल चुके थे। वो लपक कर अपनी कार की तरफ बढ़े, जैसे वहां से भागना चाहते हों, और सीधे चल दिए घर की तरफ। उन्हें आशा थी कि ये सारी बातें सिर्फ उनकी कल्पना की उपज होंगी, और यह पहली बार था जब मिस्टर डर्सली ने कल्पना पर भरोसा करने की उम्मीद की थी, क्योंकि वो कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। जब वे अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तो उन्होंने जो पहली चीज देखी, उसे देखकर उनका दिमाग और खराब हो गया। वही भूरी बिल्ली जो उन्होंने सुबह देखी थी, अब उनके बगीचे की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि ये वही बिल्ली थी, क्योंकि उसकी आंखों के चारों तरफ उसी तरह के गहरे निशान थे। शो! मिस्टर डर्सली जोर से चिल्लाए। बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर डर्सली की तरफ घूर कर देखा। मिस्टर डर्सली हैरान रह गए। क्या ये आम बिल्लियों जैसा व्यवहार था? अपने आप को संभालते हुए वे घर के अंदर घुस गए। अब भी उनका यही पक्का इरादा था कि वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। डर्सली का दिन अच्छा और सामान्य गुजरा था। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी के साथ क्या समस्याएं चल रही हैं। डडली ने आज एक नया वाक्य सीखा है, नहीं करूंगा। मिस्टर डर्सली ने सामान्य व्यवहार करने की पूरी कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे समय रहते ड्राइंग रूम में पहुंचे, ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सकें। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि इस देश के उल्लुओं की हरकतें आज कुछ ज्यादा ही अजीब थीं। हालांकि उल्लू आम तौर पर रात में शिकार करते हैं और दिन में शायद ही कभी दिखते हैं, लेकिन आज सूरज उगने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते देखे गए। विशेषज्ञ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उल्लुओं ने अचानक सोने का समय क्यों बदल दिया है। बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैकफिन से। जिम, क्या आज रात भी उल्लुओं की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा। मैं उल्लुओं के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज अजीब हरकतें सिर्फ उल्लुओं तक ही सीमित नहीं रहीं। केंट, यॉर्कशायर और डंडी के कई दर्शकों ने आज मुझे फोन करके बताया कि जिस बारिश का मैंने कल वादा किया था, उसकी जगह आज आसमान से उल्काओं की बारिश हो गई। शायद लोग बॉनफायर नाइट का त्योहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं, लेकिन दोस्तों, वो त्योहार तो अगले हफ्ते है। हाँ, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली धीरे सोचते हुए, पेटूनिया डियर,
हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? नहीं। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही थीं। उल्लू उल्काएं और शहर में बहुत से अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तो मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो इसका संबंध उन लोगों से, उनकी तरह के लोगों से तो नहीं है। मिसेस डर्सली होठ भींचे बस चुपचाप अपनी चाय पीती रहीं। मिस्टर डर्सली सोच रहे थे क्या वे अपनी पत्नी को बताएं कि उन्होंने आज पॉटर नाम सुना है, लेकिन फिर उन्होंने तय किया नहीं, उनमें वो हिम्मत नहीं है। उनका बेटा, उसकी उम्र भी हमारे डडली जितनी ही होगी, है ना? मेरे ख्याल से उतनी ही होनी चाहिए। वैसे उसका नाम क्या था? हॉवर्ड? हैरी? और मेरे हिसाब से ये नाम बेहद घटिया और सड़क छाप है। और नहीं तो क्या, बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। सोने के लिए वे ऊपर चले गए, लेकिन इसके बाद मिस्टर डर्सली ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थीं, तो मिस्टर डर्सली चुपचाप बेडरूम की खिड़की तक आए। उन्होंने पर्दा हटाया और सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वहीं थी, बिल्कुल वहीं, प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर, आंखें गराए जैसे किसी का इंतजार हो। क्या ये बस मेरे मन का वहम है, या क्या वाकई इसका कुछ लेना देना पॉटर परिवार से हो सकता है? अगर ऐसा है, और अगर किसी को पता चल गया कि हमारा रिश्ता उन लोगों से है, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर और मिसेस डर्सली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डर्सली तो तुरंत सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर मिस्टर डर्सली, वो करवटें बदलते रहे, जागते रहे, हर वो बात दोहराते रहे जो आज उन्होंने देखी, सुनी और सोची। आखिर में एक सोच ने उन्हें थोड़ी तसल्ली दी। अगर इन सब बातों का कोई भी रिश्ता पॉटर परिवार से है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। आखिर वो हमसे मिलने क्यों आएंगे? उन्हें तो अच्छे से पता है कि मैं और पेटूनिया उनके जैसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने एक गहरी उबासी ली और आंखें मूंद ली। इसका हम पर कोई असर नहीं होगा। पर वे कितने ज्यादा गलत थे। डर्सली तो शायद किसी कच्ची नींद में डूब गए थे, लेकिन बाहर मुंडेर पर बैठी वो बिल्ली अब भी जाग रही थी, एकदम शांत, एकदम स्थिर। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए अब भी प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर टिकी थीं। एक कार का दरवाजा जोर से भड़ाका कर बंद हुआ। फिर दो उल्लू उसके सिर के ऊपर से फड़फड़ाते हुए उड़ गए। पर वो बिल्ली न हिली, न डरी, जैसे वो किसी गहरी, अनदेखी चीज का इंतजार कर रही हो। आधी रात का समय था और तभी वो बिल्ली अपनी जगह से धीरे धीरे हिली। जैसे ही वो आगे देखती है, एक अजनबी वहां प्रकट होता है। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो जमीन से ही निकल आया हो। बिल्ली की पूंछ हल्की सी फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा आदमी प्रिवेट ड्राइव में पहले कभी नहीं देखा गया था। लंबा, दुबला और बहुत बूढ़ा, बाल और दाढ़ी दोनों चांदी जैसे चमकते हुए, इतने लंबे कि कमर के नीचे बेल्ट तक पहुंचते थे। उसने ओढ़ रखा था एक लंबा जामुनी रंग का चोगा जो जमीन पर घिसट रहा था। पैरों में थे ऊंची एड़ी के बकल वाले चमकदार जूते और आंखें आधे चांद जैसे चश्मे के पीछे से नीली, तेज और गहरी। उसकी नाक लंबी और टेढ़ी, मानो उसे जिंदगी में 2 बार जरूर तोड़ा गया हो। उसका नाम था एल्बस डंबलडोर। वो ठीक वही प्रकट हुआ जहां बिल्ली अब तक अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। इतना चुपचाप और इतना अचानक, जैसे वो कभी था ही नहीं और अब बस अचानक था। शायद एल्बस डंबलडोर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अभी अभी उस गली में आ पहुंचे थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूतों तक कुछ भी पसंद नहीं किया जाता। लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी।
उन्होंने अपने लंबे चोगे में हाथ डाला जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कोई उन्हें देख रहा था। उन्होंने अचानक सामने देखा, सड़क के दूसरे छोर पर वही बिल्ली अब भी बिना पलक झपकाए उन्हीं को घूर रही थी। न जाने क्यों उसे देखकर डंबलडोर को खुशी हुई। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम होना चाहिए था। उन्होंने जेब से वो चीज निकाली जिसे ढूंढ रहे थे, एक चमचमाता हुआ चांदी जैसा यंत्र जो दिखने में किसी पुराने सिगरेट लाइटर जैसा था। उन्होंने उसे उठाया और हवा में क्लिक किया। ठप! सबसे पास वाला स्ट्रीट लैंप एक झटके में बुझ गया। उन्होंने फिर क्लिक किया। ठप! दूसरा लैंप भी गया। 12 बार उन्होंने क्लिक किया और देखते ही देखते पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। अब सिर्फ 2 रोशनियां बची थीं। बहुत दूर बैठी उस बिल्ली की चमकदार आंखें जो अब भी उन्हीं को देख रही थी। अगर इस वक्त कोई खिड़की से झांकता, यहां तक कि मिसेस डर्सली भी, तो भी वो देख नहीं सकता कि फुटपाथ पर क्या हो रहा है। डंबलडोर ने अपना बत्ती बुझाने वाला यंत्र चुपचाप वापस चोगे में रखा और बिना कोई जल्दबाजी किए मकान नंबर 4 की ओर बढ़े। वो बिल्ली के पास पहुंचे और उसके ठीक बगल में मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली की ओर नहीं देखा, लेकिन एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने हल्के से कहा, शुभ संध्या प्रोफेसर मैगोनागल। डंबलडोर ने बिल्ली की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए, लेकिन अब वहां बिल्ली नहीं थी। उसकी जगह वहां खड़ी थी एक गंभीर और सख्त दिखने वाली महिला। चौकोर चश्मा, गहरे हरे रंग का चोगा और कसकर बंधे बाल। चेहरे से साफ झलक रहा था वो चिंतित है। आपको कैसे पता चला कि वो बिल्ली मैं ही थी? माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तनकर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठना पड़े तो आप भी ऐसे ही तनकर बैठते दिन भर, जबकि आप भी आराम से कोई जश्न मना सकती थी। मैं रास्ते में दर्जनों दावतों और समारोहों से होकर आया हूं। हाँ, सब जश्न मना रहे हैं। समझदारी तो यही होती कि थोड़ा सतर्क रहते। यहां तक कि मगलू भी जान गए हैं कि कुछ अजीब हुआ है। उनके समाचारों में खबर थी, उल्लुओं के झुंड, उल्काएं, कैंट में उल्काओं की बारिश। मैं शर्त लगा सकती हूं ये डिडेलस डिगल का काम होगा। उसमें धेले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष नहीं दे सकती प्रोफेसर। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी। जानती हूं, पर इसका यह मतलब नहीं कि लोग पूरी बेवकूफी में उतर जाएं। चोगा पहनकर दोपहर में सड़कों पर घूम रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। मगलुओं जैसे कपड़े पहनने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या आप नहीं समझते कि अगर आज ही के दिन मगलुओं को हमारे बारे में पता चल गया तो कितना बड़ा जोखिम होगा? आपको क्या लगता है डंबलडोर, क्या वो सचमुच चला गया है? लगता तो ऐसा ही है। हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। क्या आप शरबत लेमन लेंगी? क्या? शरबत लेमन मगलू मिठाई है, मुझे बहुत पसंद है। नहीं धन्यवाद, मन ही मन सोचती हैं, ये कोई वक्त है मिठाई खाने का? जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन सचमुच चला गया हो, कम से कम आप जैसी समझदार महिला को उसका नाम लेना चाहिए। ये तुम जानते हो कौन वाली बकवास अब बहुत हो चुकी। 11 साल हो गए। मैं लोगों को समझा रहा हूं कि उसे उसके असली नाम से पुकारें, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैकगोनागल थोड़ा पीछे हट गईं, पर डंबलडोर अब भी 2 शरबत लेमन निकालने में व्यस्त थे। उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। देखिए, अगर हम हर बार तुम जानते हो कौन, तुम जानते हो कौन कहते रहेंगे तो बातों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में डरने की कोई वजह है। मैं जानती हूं कि आप नहीं डरते। आपकी बात अलग है। सब जानते हैं कि आप ही वो अकेले इंसान हैं जिससे तुम जानते हो कौन, अरे नहीं, वोल्डेमॉर्ट डरता था। आप मेरी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। वोल्डेमॉर्ट के पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो मुझ में कभी नहीं थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं कि आप उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज रात अंधेरा है, वरना मैं इतना शर्माता जितना उस दिन जब मैडम पॉम्फ्री ने मेरे नए मफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैगोनागल ने डंबलडोर की तरफ एकटक घूर कर देखा, फिर अचानक उनके स्वर में गहराई और बेचैनी आ गई। उल्लुओं की तो छोड़िए,
अफवाहें तो उससे भी तेज उड़ रही हैं। आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं? कि वो क्यों गायब हो गया, कि आखिर किस चीज ने उसे रोका। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर मैकगोनागल अब उस असली मुद्दे पर पहुंच चुकी थीं, जिसके लिए उन्होंने पूरा दिन ठंडी सख्त मुंडेर पर बिल्ली के रूप में और फिर इंसान के रूप में इंतजार किया था। उनकी आंखें अब डंबलडोर पर कुछ इस तरह जमी थीं जैसे वे उनसे सच खींचकर बाहर निकालना चाहती हों। स्पष्ट था कि चाहे बाकी दुनिया कुछ भी कहे, प्रोफेसर मैकगोनागल तब तक यकीन नहीं करने वाली थीं जब तक डंबलडोर खुद ये ना कह दें कि वो बात सच है। लेकिन डंबलडोर तो बस एक और शरबत लेमन निकालने में व्यस्त थे और उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल अब अपने मन की सबसे गहरी बात कहने वाली थी। उनके स्वर में हल्का कंपन था, लेकिन शब्द तेज और जोरदार थे। लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट कल रात कॉड्रिक हॉलो में पॉटर परिवार की तलाश में गया था, और अफवाह है कि लिली और जेम्स पॉटर, थोड़ा रुकी, फिर धीमे से, कि वे मर चुके हैं। डंबलडोर ने धीरे से सिर झुका लिया और प्रोफेसर मैकगोनागल के मुंह से एक धीमी टूटी हुई आह निकल पड़ी। लिली और जेम्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कांपती आवाज में। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। धीरे, जैसे टूटी हुई सांस के साथ, ओह एल्बस। डंबलडोर ने एक कदम आगे बढ़ाया और चुपचाप स्नेह से उनका कंधा थपथपाया। मैं जानता हूं। अब मैकगोनागल की आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, क्योंकि उन्हें ये सब कह देना था। यही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसने उनके बेटे हैरी पॉटर को भी मारने की कोशिश की। रुकती धीरे, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया। उस छोटे से बच्चे को वो नहीं मार सका। कोई नहीं जानता क्यों या कैसे, पर लोग कहते हैं जब वो हैरी को नहीं मार पाया तो उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई, और इसी वजह से वो गायब हो गया। डंबलडोर ने सिर हिलाया उदासी से और चुपचाप। क्या ये सब सच है? उसने इतने लोगों को मार डाला, इतना कुछ किया, और फिर एक बच्चे को नहीं मार पाया। ये तो हैरानी की बात है। भगवान के लिए अल्बस, मुझे बस इतना बताइए, हैरी कैसे बच गया? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, शायद हम इसका कारण कभी नहीं जान पाएंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने धीरे से अपनी जेब से जाली वाला रुमाल निकाला और चश्मे के नीचे से अपनी भीगी आंखें पोंछीं। डंबलडोर ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक सुनहरी अजीब सी घड़ी निकाली। उसमें 12 कांटे थे, लेकिन कोई अंक नहीं, बल्कि उसके किनारों पर घूमते थे छोटे छोटे ग्रह, जैसे कोई ब्रह्मांड उसकी कलाई में समा गया हो। डंबलडोर ने घड़ी को ध्यान से देखा, फिर शांत भाव से उसे वापस जेब में रख लिया। हैग्रिड को देर हो रही है, हल्की मुस्कान के साथ, और मुझे लगता है उसने ही आपको बताया होगा कि मैं यहां आने वाला हूं। हां, फिर गहरी नजर से देखते हुए, पर मुझे नहीं लगता कि आप बताएंगे कि आप कहीं और जाने के बजाय यहां क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूं। अब उसके परिवार के नाम पर बस वही लोग बचे हैं। मैकगोनागल का चेहरा सख्त हो गया, उनकी आंखों में अब आक्रोश था। आपका इशारा कहीं उन लोगों की तरफ तो नहीं है जो यहां रहते हैं? मकान नंबर 4 की ओर इशारा करती है। डंबलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों को देखा है। दुनिया में ऐसे 2 लोग नहीं मिलेंगे जो हमसे इतने अलग हो। उनका एक बेटा भी है, मैंने देखा। वो अपनी मां को पूरी सड़क पर लात मार रहा था और मिठाई की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहां रहेगा, ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके अंकल आंटी उसे सब समझा देंगे। मैंने उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ दी है।
मैगोनेगल स्तब्ध थी। उनकी आवाज अब मरी सी लग रही थी। चिट्ठी? मुंडेर पर फिर से बैठती है। डंबलडोर, क्या आपको सच में लगता है कि एक चिट्ठी सारी बातें समझा देगी? थोड़ा और भावुक होकर, ये लोग कभी उसे नहीं समझ पाएंगे। वो मशहूर होगा, हर जगह उसका नाम होगा। मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा अगर एक दिन आज का दिन हैरी पॉटर दिवस के रूप में मनाया जाने लगे। उसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल सही कहा। गंभीर नजरों से चश्मे के ऊपर से देखते हुए, ये किसी भी बच्चे का दिमाग खराब कर सकता है। मशहूर हो जाएगा इससे पहले कि वो चलना या बोलना सीखे। उसे वो घटना भी याद नहीं होगी जिसके लिए वो मशहूर है। और क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो इस सब से दूर रहकर बड़ा हो तो बेहतर होगा, जब तक कि वो इसे झेलने के लिए तैयार ना हो जाए? मैकगोनेगल कुछ कहने ही वाली थीं पर फिर रुक गईं। अपने विचारों को अंदर ही निगल लिया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, गहरी सांस के साथ। पर डंबलडोर, वो बच्चा यहाँ आएगा कैसे? कहीं हैरी आपके चोगे के नीचे तो नहीं छिपा? हैग्रिड उसे ला रहा है। आपको लगता है ये ठीक है, इतना बड़ा काम हैग्रिड को सौंपना? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। मैं ये नहीं कहती कि वो दिल का बुरा है, पर आपको मानना होगा वो थोड़ा लापरवाह है। उसकी आदत तो है ही। ये कैसी आवाज है? एक हल्की सी गड़गड़ाहट ने रात की उस गहराती खामोशी को चीर दिया। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। प्रोफेसर मैकगोनेगल और डंबलडोर ने ऊपर आसमान की ओर देखा और तभी जोरदार लेकिन गूंजती आवाज एक विशाल मोटरसाइकिल हवा से उतरती हुई उनके सामने सड़क पर आकर रुकी। डंबलडोर बोले, हैग्रिड, आखिरकार तुम आ ही गए। हैग्रिड की भारी और आदर भरी आवाज, उधार ली है सर, सीरियस ब्लैक से, और हम उसे सही सलामत ले आए हैं। डंबलडोर और मैकगोनेगल आगे झुके। उन भारी कंबलों में एक नन्हा बच्चा था, गहरी नींद में खोया हुआ, माथे पर बिजली के निशान जैसा एक घाव। क्या यहीं पर? डंबलडोर की शांत गंभीर आवाज, हाँ, और ये निशान जिंदगी भर रहेगा। क्या आप कुछ नहीं कर सकते डंबलडोर? अगर कर भी सकता तो भी नहीं करता। घावों के निशान कभी कभी बहुत काम आते हैं। डंबलडोर ने हैरी को बाहों में लिया और डर्सली के घर की तरफ बढ़े। क्या हम उसे गुड बाय कह सकते हैं, सर? हैग्रिड ने सिर झुकाया। बालों की झप में उसने हैरी के माथे को चूमा और तभी उसकी सिसकियां टूट पड़ीं। श्श, मगलू जाग जाएंगे। सॉरी, पर लिली और जेम्स चले गए और ये नन्हा सा हैरी मगलुओं के बीच रहेगा। हाँ हाँ, बहुत दुख की बात है, पर हैग्रिड, अपने आप को थोड़ा संभालो वरना लोग हमें देख लेंगे। धीमी हवा, हल्का सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक जैसी धीमी ध्वनि। डंबलडोर बगीचे की नीची दीवार लांघकर सामने वाले दरवाजे तक गए। पीछे से प्रोफेसर मैकगोनेगल हैग्रिड की भारी बाह को डरते डरते थपथपा रही थी, जैसे एक टूटे हुए दिल को सहारा दे रही हो। डंबलडोर ने हैरी को सीढ़ियों पर बहुत धीरे से लिटाया। फिर उन्होंने अपने चोगे से एक चिट्ठी निकाली और बड़े ही सावधानी से उसे हैरी के कंबलों के अंदर रख दिया। इसके बाद वे दोनों के पास लौट आए और फिर पूरे 1 मिनट तक वे तीनों वहां खड़े रहे, उस छोटी सी पोटली को निहारते हुए। हैग्रिड, भारी गले में भर्राई आवाज, बिना शब्दों के सिसकी, केवल सांस और कांपती सिसकी की ध्वनि। प्रोफेसर मैकगोनेगल, धीमी सांस के साथ हल्की नमी वाली आवाज, कोई शब्द नहीं, सिर्फ आंखों के झपकने की आवाज, हल्के में। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे, प्रोफेसर मैकगोनेगल की पलकें लगातार झपक रही थी और डंबलडोर की आंखों में जो चमक अक्सर दिखती थी वो इस वक्त कहीं नहीं थी। तो डंबलडोर ने अंत में कहा, अब हमारा काम खत्म हो चुका है। अब यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि हम यहां से चल दें और जश्न में शामिल हो जाएं। हाँ, हैग्रिड ने बहुत दबी आवाज में कहा, हम ये मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक को लौटा देते हैं।
गुड नाइट प्रोफेसर मैकगोनिगल। प्रोफेसर डम्बलडोर सर। अपने बहते हुए आंसुओं को अपनी जैकेट की आस्तीन से पोंछते हुए हैग्रिड मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और किक मारकर उसके इंजन में जान डाल दी। फिर तेज गरज के साथ मोटरसाइकिल हवा में उठी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। मैकगोनिगल ने जवाब में अपनी नाक सुरकी। डम्बलडोर मुड़े और सड़क पर चल दिए। मोड़ पर जाकर वे रुके और अपना चांदी का बत्ती बुझाने वाला यंत्र बाहर निकाला। उन्होंने उसे एक बार क्लिक किया तो रोशनी के 12 गोले सड़क के लैंपों की तरफ तेजी से लपके और प्रिविट ड्राइव अचानक नारंगी रोशनी में नहा गया। डम्बलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक भूरी बिल्ली चली जा रही थी। उन्हें नंबर 4 की सीढ़ी पर रखे कंबलों की पोटली की झलक भर दिख रही थी। गुड लक हैरी, उन्होंने धीमे से कहा। फिर वे पलटे और चोगे को एक झटका देते हुए गायब हो गए। हल्की हल्की हवा प्रिविट ड्राइव की साफ सुथरी झाड़ियों को हिला रही थी। काले आसमान के नीचे सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। ये वो आखिरी जगह थी जहां आप आश्चर्यजनक घटनाएं होने की उम्मीद कर सकते थे। हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबलों के भीतर करवट बदली। उसके नन्हे से हाथ ने पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया और वो सोता रहा। वो नहीं जानता था कि वो खास था, ये भी नहीं कि वो मशहूर था, ये भी नहीं कि वो कुछ घंटे बाद मिसेस डर्सली की चीख सुनकर उठेगा जब वे दूध की बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाला दरवाजा खोलेंगी। वो ये भी नहीं जानता था कि अगले कुछ सप्ताह उसका कजिन डडली उसे नोचेगा और तंग करेगा। और वो ये तो जान ही नहीं सकता था कि इस समय पूरे देश में छुप छुप कर मिल रहे लोग अपने ग्लास उठाकर दबी आवाज में कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम वो लड़का जो जिंदा बच गया।